मंच पे बैठे हमारे बहुत साथी और जिन्होंने हमें इतनी इज़्ज़त भरी और मोहब्बत भरी हमारी इंट्रोडक्शन दी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम। और यहाँ पे ये सरज़मीन पे, जालंधर के सरज़मीन पे, जहाँ पे विमला डांग, सत्यपाल डांग जैसी लड़ाई लड़ी गई है, जो हम सबको प्रेरणा देने वाली लड़ाई है। और 1938 में जो गदियार बाबा की कुर्बानियाँ थी, जिन 5 गदियार बाबा को काला पानी भेज के नाइंसाफ़ी करके उनकी प्रॉपर्टी छीन कर, उसके बाद ये कि यहाँ पे एक नया इतिहास यहाँ के लोगों ने शुरू किया कि बस पहले तो समिति बनी उनके परिवार के लिए, उसके बाद वो पूरी सोच विचारधारा के लिए 32 सालों से ये मेला चल रहा है और हर साल 18-20 लाख किताबें यहाँ बिकती हैं। मुझे लगता है इससे बड़ा कोई भी ट्रिब्यूट जालंधर को और आपकी समिति को हम नहीं दे सकते। तो हमारे व्यक्तिगत स्तर पे देश भगत यादगार कमेटी को, आप सब सदस्यों को, जालंधर के शहरवासियों को और पंजाब के सरज़मीन को हम सलाम करते हैं। दोस्तों, बहुत ही गहरे मोड़ पे हम इस वक्त हैं, देश भी और विश्व भी। और जब कुछ मुद्दा आता है बोलने के लिए कि किस मुद्दे पे बोलो, तो कितने ढेर सारे मुद्दे हमारे सामने आ जाते हैं। मगर क्योंकि हमारा कुछ काम गए 35 सालों से कानून और पत्रकारिता दोनों के साथ जुड़ा रहा है, तो हमने सोचा कि कानून का जो शास्त्रीकरण हो रहा है, जो वेपनाइजेशन ऑफ द लॉज जो हो रहे हैं हमारे आंखों के सामने, और उसके साथ साथ जो राजसत्ता का पूरी शक्ल हमारे सामने ही, हमारे वो राजसत्ता की शक्ल बदलती जा रही है। द होल स्टेट इज ट्रांसफॉर्मिंग बिफोर आवर आइज। तो एक तरफ से राजसत्ता की शक्ल बदलती जा रही है और जाहिर है अगर राजसत्ता की शक्ल बदलती जाएगी, और जो 2014 तक हम ये नहीं कह सकते थे कि हम लोकशाही जमहूरियत बन चुके थे, वी वर अ डेमोक्रेसी इन द मेकिंग। आज़ादी की लड़ाई के बाद और इतनी बड़ी कुर्बानियाँ यहाँ पे दी गई है ये सरजमीन पे, हम क्या ये कह सकते हैं कि बस आज़ादी आ गई, संविधान आ गया और हम बन गए लोकशाही? ऐसे कभी नहीं होता। एक ढांचा बन गया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा हुआ, दिया हुआ, कुर्बानी करके समझ के बनाया हुआ संविधान को हमने अपनाया और उनके शब्द से हम आज भी याद करते हैं उनको, जब उन्होंने कहा और हमको सावधान किया कि ऐसे ना समझो कि हमने राजनीतिक आज़ादी अपने आप को दे करके, संविधान अपना करके हमने सब कुछ पा लिया है। उन्होंने कहा था हम बहुत ही कठिन मोड़ पे चलने जा रहे हैं, कि हमने दे दिया अपने आप को राजनीतिक आज़ादी के बुनियाद, मगर हमारा समाज टिका हुआ है सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी। और जब तक एक सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी सुलझ नहीं जाती आंदोलन के जरिए, संघर्ष के जरिए, अधिकार देकर, तब तक हमारे देश में न गणतंत्र होगा, न जमहूरियत होगी, न लोकशाही होगा। इसीलिए बनते बनते कानून कुछ बने, कुछ खराब, कुछ अच्छे, और 2014 तक अगर हम जाते हैं तो काफी साल लगे कि हमारे लैंड एक्विजिशन एक्ट जो ब्रिटिश जमाने की थी वो कब बदली, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, माहिती अधिकार हमें कब मिला, आदिवासियों के बीच में भी हम काम करते हैं थोड़ा बहुत, और सरजमीन पे जंगल जमीन के ऊपर अधिकार आदिवासियों को 2006 में तो हासिल हुआ कानूनी स्तर पे। हालांकि शेड्यूल 5 और शेड्यूल 9 तो पहले ही लिखा गया था, मगर वो शेड्यूल लिखे जाने में और कानून बनते जाने में बहुत बड़ा फर्क होता है। और 2006 में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ज़रूर बना, मगर 1927 का और 1858 का इंडियन फॉरेस्ट एक्ट रिपील नहीं हुआ। तो ये हुआ हमारी जमहूरियत की खेल कि कुछ कुछ संघर्षों की वजह से, जन आंदोलन की वजह से, बड़े बड़े वामपंथी जन आंदोलन की वजह से कुछ कुछ कानून जनता आवाम के हित में ज़रूर बने।
मगर साथ साथ जो पुराने कानून थे जिसकी वजह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हथियार दिया जाता था आदिवासियों के खिलाफ, वो आज तक हमारे स्टैट्यूट बुक्स पे हाजिर है। तो ये खेल था, एक संघर्ष था। आवाम हमारी लोकशाही पे अपना हक अदा कर रही थी 1950 से लेके 2014 तक। बीच में 2.5 साल डेढ़ साल से 2.5 साल तक एक बहुत बड़ी घटना हुई। आपातकाल डिक्लेयर किया गया, इमरजेंसी भी हुई, इमरजेंसी के खिलाफ भी आवाज़ उठी। और बीच बीच में अगर आप 1980 के बाद आप देखेंगे तो इस तरह की घटना भी होने लगी जहाँ पे अल्पसंख्यकों के साथ एक तरह का रवैया स्टेट का सामने आया। दिल्ली में हमने पहली बार उसको महसूस किया फरवरी 1883 को। उसके बाद हमारे सिख भाई बहनों ने 1984 आज 29वां एनिवर्सरी है जो दिल्ली में हुआ प्रधानमंत्री की हत्या के बाद, जिस तरह सिख भाई बहनों के साथ एक तरह का जनसंहार हुआ। उसके बाद मेरठ हाशिमपुरा में 87 में, भागलपुर में 89 में, बम्बई में 92-93 में, और उसके बाद गुजरात 2002 में, और उसके बाद मुजफ्फरनगर में भी हुआ। और आप भूलिए मत मणिपुर में भी 3.5 महीने से वहाँ पे एक तरह का उसी तरह जात को फैला करके, जातिवाद को फैला करके हिंसा फैलाई जा रही है। और राजसत्ता का हाथ, ये सब हादसों में राजसत्ता का हाथ हमें ये थोड़ा सा दिखाई देता है कि राजसत्ता के जो नुमाइंदे हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो ही किस तरह एक तरफापन करके अपना कानूनी फर्ज न अदा करके इस तरह के जहाँ संहार कहो, दंगा कहो, पोग्राम कहो, होने देते हैं। तो ये तो होते रहे हैं, मगर 2014 के बाद हमने एक तरह से देखा कि एक पूरी तरह से रिग्रेशन हम पा रहे हैं। पूरी तरह हम सक्सेसफुल तो नहीं रहे थे लोकशाही जमहूरियत बनाने में। और मैं अभी भी कहती हूँ, हर मन से कहती हूँ कि राजनीतिक पैदाइश हमारी तो 1977 में आपातकाल में हुई, जब पहला इलेक्शन बुलाया गया इंदिरा गांधी ने 1977 में। तो उस वक्त हम 16-17 साल के थे, और उस वक्त हमारे वालिद पिताजी ने कहा कि तुम्हारे 10वीं का एग्जाम भूल जाओ और बम्बई शहर से काम करो, और करो कि ये कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलनी चाहिए। तो हमने वो भी किया है और करेंगे। जहाँ पे भी हम तानाशाही सरकार पाएंगे वहाँ पे हम काम करेंगे। तो किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए हमें कोई लेबल देने की। जहाँ पे ही हम तानाशाही या फांसीवाद ताकतें पाएंगे, उसके खिलाफ अधिकार से लड़ने का हक एक नागरिक की हैसियत रख के हम लड़ेंगे। तो 2014 के बाद हमने ये देखा कि एक तरह जो हमारे देश में निजीकरण जो 90-91 में शुरू हो गया था, न्यू लिबरलाइजेशन कहते, पता नहीं किस तरह के लफ्ज भी इस्तेमाल होते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कह दो या जो भी कह दो, एक तरह से पूरे आवाम की संपत्ति, पब्लिक सेक्टर की संपत्ति प्राइवेट सेक्टर को धीरे धीरे गवा कर देना, वो धीरे धीरे शुरू हो चुका था। मगर 2014 के बाद जो तेजी से वो कार्रवाई बढ़ी है, और हम अभी तो फुल फ्लेज क्रोनी कैपिटलिज्म का है। तो एक तरह से ट्रांसफरेंस ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज टू प्राइवेट कैपिटल, द अराइवल ऑफ अ डेमागोग, मतलब इस तरह के एक मसाया की पैदा होना कि वो मसाए को आप दिखा करके बोले कि यही मसाया हमारे देश के सब मसाए को, कोई भी कोई मसला हो उसको सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरी बात, एक ऐसी सोच विचारधारा हमारे पार्लियामेंट पे कब्जा कर चुकी है जो खुद संविधान में वसूलन नहीं मानती। ये मैं बात नहीं कर रही हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किताबें आप पढ़ लें, चाहे बंच ऑफ थॉट्स हो गोलवलकर के, मैं तो उनको गुरु नहीं कह सकती, या वी और आर नेशन हो डिफाइंड आप पढ़ लें, या पूरे ऑर्गेनाइजर के एक अंक आप उठा लें जो अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में। और शुरू से जब हमारा संविधान 1950 में फाइनल करके आ गया संविधान सभा के सामने, उस वक्त से आज तक वो लोग कह रहे हैं ये संविधान को दूर करो और उसकी जगह पे एक मनुस्मृति के आधार पे संविधान लाओ।
तो वो चाहते हैं एक तरह से कि पूरी सामूहिक संपत्ति प्राइवेट हाथों में चले जाए, कॉर्पोरेट हाथों में चले जाए, ताकि उस पर कंट्रोल रहे, उस पर जनता का कोई सवाल नहीं रहे। और साथ साथ वो चाहते हैं ऐसा दृष्टिकोण समाज में और देश में रहे कि हम अपने ही हिस्से के लोगों को दुश्मन मानना शुरू कर दें। और वो दुश्मन कौन है? अंदरूनी दुश्मन ये सोच विचारधारा के लिए, उसमें मुसलमान भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, क्रिश्चियन भी है, कम्युनिस्ट भी है। इसका मतलब है कि जो भी उनके सोच विचारधारा के खिलाफ डिसेंटिंग वॉइस है, प्रतिरोध करने वाली आवाज है, वो उनके लिए एक दुश्मन है। और उसी मैट्रिक्स में हमें देखना चाहिए कानून का गैर इस्तेमाल। कानून का किस तरह गैर इस्तेमाल गए 9 सालों में हुआ है, और किस तरह के कानून बिना कोई प्रोसीजर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सबसे अच्छी मॉडल है कि नहीं, वो तो एक बहुत बड़ा डिबेट का सवाल है। ये वक्त नहीं है उसके लिए, मगर कम से कम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कुछ ऐसी बातें रखी गई है जिससे संवाद हो, डिस्कशन हो, विपक्ष के साथ कुछ बातें हो, कुछ बिल्स हो वो मनी बिल के तहत न पास हो, कम से कम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, सिलेक्ट कमेटी को भेजे जाएं, 6 घंटे, 9 घंटे और 12 घंटे में पास नहीं किए जाए। जैसे आपने कृषि कानून को बिना कोई बहस, बिना कोई अमेंडमेंट का आपने जिस तरह पास किया, वो भी कोविड महामारी के वक्त, जहाँ पे कोई कुछ बात नहीं कर सकते थे। और उसी जमाने में, उसी दिन में जब हमारे किसान भाई और बहनों दोनों सड़क पे आए और पंजाब ने बहुत बड़ी लीडरशिप दिखाया। तानाशाही कितनी भी फांसीवाद सरकार हो, अगर जनता आवाम आवाज उठाना चाहे और अपना डर बाजू रखे और अहिंसक तौर पे अगर अपने आप को संगठित करे, तो कहीं ना कहीं हम लोग आज भी सफलता पा सकते हैं। तो यूएपीए ट्रेडिशन था, तो जो पोटा के जरिए एक कमेटी बिठाई जाती थी रिव्यू करने के लिए, वो पोटा कमेटी ने दिखाया और बताया कि बहुत सारे केसेस बेबुनियादी लगाए गए हैं और उसको निकालना चाहिए। और इसीलिए जब 2004 में पहली एनडीए सरकार के खिलाफ जब विपक्ष खड़ा हुआ और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया यूपीए 1 के तहत, तो उसमें पहला ये वादा था कि पोटा को रिपील किया जाएगा। ये हमारा वादा है, इलेक्शन का वादा किया गया। और जरूर आते आते सरकार ने पोटा जरूर रिपील किया, मगर बहुत ही जल्द 1-1.5 साल के अंदर, जो मैंने आपको कहा कि पूरा ढांचा हमारा स्टेट का बदल रहा है, तो वही यूपीए 1 सरकार ने 2008 में यूएपीए कानून, परमानेंट काउंटर टेरर लॉ, फर्क ये था पोटा और ताड़ा और यूएपीए के बीच में कि पहले तो ये स्पेशल कानून थे 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 5 साल के लिए, जिसको रिपील करना कानून के अंदर ही लिखा हुआ था। मगर यूएपीए तो एक 60s का कानून था, 61, 68 का कानून था, उसको आपने अमेंड करके, और उस वक्त मैं पार्लियामेंट की गैलरी में बैठी हुई थी, सिर्फ दो पार्टियों ने विरोध किया, सीपीआई और सीपीएम, ये कहते हुए कि आप ये बहुत ही खतरनाक रास्ते पे जा रहे हो, क्योंकि आप परमानेंट क्रिमिनल लॉ में काउंटर टेरर लॉ को बैठा है। उसके बाद अमेंडमेंट हुआ, वो अमेंडमेंट तो ठीक था 2009 तक। बाद में जब सरकार बदली और 2014-15 के बाद जो 2 खतरनाक अमेंडमेंट हुए, उसकी वजह से आज यूएपीए में बेल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो रास्ता मतलब तैयारी कौन करता है और फायदा कौन सी ताकतें उठाती है, ये भी तो थोड़ा सा हमें ऐतिहासिक रूप से समझना जरूरी है। तो यूएपीए एक कानून है जिसका शास्त्रीकरण है, जिसका इस्तेमाल अगर किसान आंदोलन हमने 2020 से पाया, देखा, उसे प्रेरणा ली, तो मैं एक और आंदोलन को जरूर यहाँ से ये मन से याद करना चाहूँगी। बिल्कुल सीएएनआरसी के विरुद्ध जो कानून खड़ा हुआ था, जो विरोध आंदोलन खड़ा हुआ था, वो एकदम एक अनोखा आंदोलन, डर तोड़ने वाला आंदोलन था। मुझे अभी भी याद है कि 2016 में
जब हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पे जब नौजवानों ने, विद्यार्थियों ने आंदोलन पहले सरकार के खिलाफ खड़ा किया, क्योंकि उनके स्कॉलरशिप्स खत्म किए जा रहे थे, उनके विश्वविद्यालय को खत्म किया जा रहा था, तब सब वामपंथी ताकतें चुप थे, क्योंकि वो हैरान थे कि ये ताकत कैसे आ गई, बैठ गई सरकार में। मगर विद्यार्थियों ने अपने कंधे पे पूरा आंदोलन लिया पहले, और वो विद्यार्थी अपने HCU, JNU के आंदोलन के बाद अगर आंदोलन खड़ा हुआ है तो नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ 2019 और 20 में 3-4 महीना जो जोरदार कानून चला, जिसमें सबसे तबीयत खुशी की बात ये थी कि हमारे मुसलमान बहनों ने उसको लीडरशिप दी और मुसलमान नौजवानों ने बिल्कुल सेक्युलर ज़बान में अपना हक और अपने नागरिकता को लेने का एक काम किया। वो भी तोड़ा गया, इस तरह तोड़ा गया कि आपने महामारी का पूरा जो लॉकडाउन था उसका फ़ायदा उठा करके जिस तरह आपने पूरा भय और डर एक तरह से दिल्ली में फैला करके, दिल्ली पुलिस का गैर इस्तेमाल करके, आज भी हमारे नौजवान जेल के अंदर, उसमें उमर खालिद का नाम लेना ज़रूरी है, गुलफिशान का नाम, फातिमा का नाम लेना ज़रूरी है, मीरान हायदर और बाकी 8-10 साथी आज भी जेल के अंदर हैं और उनको बिल्कुल तोड़ने की कोशिश है और इस तरह की लीडरशिप तोड़ने की कोशिश है और कम्युनिटी को, मुसलमान कम्युनिटी को भी एक मैसेज भेजने की कोशिश है। तो UAPA के कानून, नागरिकता के खिलाफ ये कानून, ये बार बार एक चेतावनी और एक धमकी देना आवाम को कि हम NRC और NPR लागू करेंगे देश भर में। जैसे आसाम में हम 2008 में हम लागू कर चुके हैं और मेरी संस्था दोस्तों सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस आसाम में काम करती हैं। हमारे 28 वॉलंटियर्स हैं, हम 24 जिलों में काम करते हैं। हर हफ्ते 50-60 फैमिलीज को मिलके उनकी लीगल केसेस का पैरालीगल एड देते हैं और मैं आपको बता सकती हूँ कि एक बार NPR NRC कहीं कोई भी इलाके में अगर लागू होगा तो न हिंदू या मुसलमान या सिख के खिलाफ लागू होगा, पूरे आवाम के खिलाफ लागू होगा, क्योंकि आप ऐसा हथियार ब्यूरोक्रेसी को दे देंगे, आप ऐसा एक हथियार दे देंगे कि वो ब्यूरोक्रेसी सिर्फ हैरान करेंगी लोगों को और दस्तावेज ढूंढते ढूंढते लोग पागल हो जाएंगे। कोई भी दस्तावेज आपके परफेक्ट कभी कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं मानेंगी। 2 दस्तावेज के बीच में या तो आपका स्पेलिंग का मिस्टेक होगा या डेट का मिस्टेक होगा और 14 आपको दस्तावेज पेश करने हैं आसाम में, जिसको आपको दिखाना है कि मैं देश का नागरिक हूँ या मैं देश की नागरिक हूँ। भले मेरे दादा फखरुद्दीन अहमद न रहे हो जो राष्ट्रपति थे, भले हमारे पिताजी भारत की आर्मी में पाकिस्तान के खिलाफ न लड़े हो, क्या हुआ? आप तो देश के नागरिक नहीं है, आपको नोटिस मिल गया, आपको जाके लाइन में खड़ा रहना है और दिखाना है कि मैं यहाँ के नागरिक। कहीं दुनिया में ऐसा प्रोसीजर नहीं है जिससे जो बॉर्डर पुलिस है वो मुझे एक्यूज करती है कि तीसरा ये देश के नागरिक नहीं हो और मुझे घूम घूम के दिखाना पड़ता है कि मैं देश की नागरिक हूँ। बिलीव मी, मैं आपको बता रही हूँ कि आसाम के 30 या 40% आवाम, जिसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है, इसको लेकर इतने परेशान हैं कि हमने उस वक्त जब CNRC का आंदोलन शुरू हुआ देश भर में, हमने कम से कम 300 मीटिंग हमने एड्रेस की और बोला कि प्लीज किसान भाई, मजदूर भाई, आप सुनिए, अगर ये कभी लागू होगा, अगर आप विरोध नहीं करेंगे इसका, तो आप बाकी रोजी रोटी वेतन की लड़ाई छोड़ के सिर्फ दस्तावेज के पीछे भाग जाएंगे। यही आसाम का आज हाल है 12 सालों से। तो इस तरह का कानून, उसके साथ साथ पूरा लंबा लिस्ट है, 14 ऐसे कानून हैं और जिसमें सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि जो पंजाब की ये सरकार ने वर्कर कोड को लागू कर दिए हैं, जो काम भी केंद्रीय सरकार ने, ये 10 केंद्रीय सरकार, उन्होंने एक तरफ आप देखिए तो हर तबके के ऊपर एक वार छेड़ा है। इट हैज डिक्लेयर्ड अ वॉर ऑन ऑल सेक्शंस ऑफ इट्स ओन पीपल। और किसान की बात, 3 कानून की बात मैं आप लोगों को क्या समझाऊं, आप में समझाएंगे। मजदूरों के लेबर कोड, अचानक पंजाब की सरकार कह देती है, राजस्थान की सरकार ने कहने की कोशिश की, फिर रुकावट आई कि 12 घंटे के काम करना, नो हेल्थ प्रोटेक्शन। 150 साल जो मजदूर संघर्ष करके
अपने ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट वगैरह कुछ साधन अपने आप के लिए बेचारा लिया है, वो आपको एक झटके में आपको निकालना है। राज सत्ता ने अपनी आप को शक्ल कैसे बदली है, पार्टी सिर्फ नहीं है उसमें, एक पूरी राज सत्ता की शक्ल है जो कॉर्पोरेट के हाथों के जरिए चल रही है। आदिवासी और जो जंगल में हमारे भाई बहन रहते हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, मतलब हम वो क्षेत्र में थोड़ा बहुत मैं काम करती हूँ, अखिल भारतीय वन जन श्रमजीवी यूनियन के साथ में जुड़ी हुई हूँ। 58,000 हमारे मेंबर्स हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल वगैरह में। और हमने देखा कि एक तरह से हम कदम पे हमारे सामूहिक दावे, व्यक्तिगत दावे डाल के हमारे गांव को हमको क्लेम करना है। जो हमारे अधिकार हमने 2006 के कानून ने हमें दिया है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ने दिया है कि आपको जाके पहले आपको रजिस्टर निकालना है, जो ब्रिटिश ज़माने का निकालना है, 6 पीढ़ी का 5 पीढ़ी का दिखाना है कि यहाँ पे हमारी आदिवासी ट्राइब थे वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद बहुत ही बारीकी से हम जब एस्टैब्लिश करते हैं कि हाँ हमारे ही लोग यहाँ पे थे, उसके बाद कहीं ना कहीं वो कमेटी बनेगी और आपके नाम से वो दावे होंगे। अभी तक कितने दावे हुए नहीं हुए आप भी जानते, हम भी नहीं। ये संघर्ष अभी भी धीरे धीरे चल रहा है। जैसे मैंने पहले कहा 1927 का कानून रिपील नहीं हुआ, ये कानून बना, मगर अभी हाल में 7 सालों में 3 और कानून बने हैं जिसका पूरी डाइल्यूशन कर देता है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का। माइनिंग एक्ट, वाटरवेज एक्ट, हाईवेज एक्ट और फाइनली आपका एनवायरमेंट इम्पैक्ट EIA 20। तीनों ने पूरी जो पॉलिसी, जो नीतियां बनी थी गए 20-25 सालों संघर्ष की वजह से, पर्यावरण को देखकर भी और आदिवासी अधिकार को देखकर भी, दोनों तरफ से पीछे हटने का काम और कॉर्पोरेट लूट के लिए पूरा रास्ता खोलने का काम किया है। अभी कोई स्क्रूटिनी नहीं होगी। हमारा बम्बई शहर जो थोड़ा बहुत पहले कहता था अपने आप को कि दिल्ली के मुकाबले में हम पर्यावरण के जिसमें अच्छा है, कई 2.5 साल से हम बहुत पीछे चले गए क्योंकि पूरी कंस्ट्रक्शन लॉबी को घेर लिया है शहर ने। सिवा कंस्ट्रक्शन और बिल्डर की लॉबी, शहर में कोई काम नहीं चल रहा और इसीलिए ये तबके के खिलाफ, उसके साथ साथ अभी गए सेशन, मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ये स्पेशल सेशन में तो वो सिर्फ विमेन्स रिजर्वेशन का तमाशा हुआ। वो तो सब जानते हैं कि वो कब लागू होगा, नहीं लागू होगा। हम चाहते हैं वो लागू हो, मगर कब होगा 10 साल के बाद। मगर अभी जो अपने मॉनसून सेशन हुआ उसमें 18 कानून पास करने का काम किया, वो भी 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर। एक तो प्रेस रजिस्ट्रेशन बिल, दूसरे ऐसे 18 कानून जिससे आप पुलिस को पूरा अधिकार देते हैं कि प्रेस के दफ्तर में जाके आप पूरा सर्च कर सकते हैं बिना वारंट का। तो ये एक तरह की कानून की जो पूरा एक वेपनाइजेशन शुरू हुआ है और सबसे ज्यादा इसका पूरा निचोड़ वो जो नया हमारा, क्या उसको नाम भी लेना थोड़ा सा, भारतीय न्याय संहिता बिल जो अभी टेबल हो चुका है और अभी धमकियां हमें दे रहे हैं गृह मंत्री कि वो जल्दी से जल्दी पास हो जाएगा। भले ऐसा ना हो कि सबने उसके खिलाफ कुछ ना कुछ ये किया। सबसे पहले सेडिशन 124A, 150 सेक्शन आप पढ़ लीजिए, उसमें तो सेडिशन वापस डाल दिया है उन्होंने और सुप्रीम कोर्ट को बिना हिचक के कह रहे हैं सोलिसिटर जनरल कि हमने सेडिशन को हटा दिया है। मतलब झूठ इतनी ओपनली बोलने वाली सरकार। परसों, आज मुझे लगता है मैंने देखा नहीं, मगर वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर आज शायद आर्ग्यूमेंट शुरू हो गए कोर्ट में, मगर परसों एडवोकेट जनरल के, अटॉर्नी जनरल का एफिडेविट आया कि राइट टू नो, कोई भी आवाम जनता को कोई जानने का अधिकार नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज कहां से पैसे लेते हैं। दोस्तों, ये लोकशाही है या तानाशाही है या राजाशाही? मतलब पार्टीज हमारे किस बल पे चल रही है वो जानने का अधिकार ना आपको या हमारा है, ये सरकार के। और ये 1919 में जब जलियांवाला बाग का जिक्र हुआ, जलियांवाला बाग के पहले जो पूरा आंदोलन पंजाब में छेड़ा गया था 20-25 सालों से, मगर गए उसके पहले 5 सालों से, वो तो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ इतना तगड़ा आंदोलन पंजाब की
जनता आवाम ने छेड़ा था, जिसमें हर समुदाय शामिल थे, और वही क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट का लेगेसी आपने यूएपीए में दे दिया है। वही प्रोविजंस यूएपीए में वापस आज लागू हो गए। यूएपीए जो लाए गए 2004-8 में, और उसके बाद अमेंडमेंट्स में आपके 14 और 18 और 19 में। तो कानून, ऐसे कहा जाता है कि जब राजसत्ता आवाम की होती है, जब सरकार आवाम के जन आंदोलन की सरकारें बनती है, तभी आप न्यायपालिका और कानून से उम्मीद रख सकते हैं। जब राजसत्ता और सरकारें तानाशाही बनती जाती है, तो कानून भी एक हथियार वही सरकारों के हाथ में बन जाता है, और यही हाल हम देख रहे हैं। अगर आप बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता का पूरा आप स्टडी करेंगे, तो बहुत ही आश्चर्य इसके होता है कि अहिंसक पीसफुल प्रोटेस्ट को भी क्रिमिनलाइज करने की कोशिश की गई है। कोई भी पुलिस अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपने आप डिसाइड कर सकता है बिना कोई डेफिनेशन कि कौन सा प्रतिरोध, कौन सा प्रोटेस्ट के ऊपर एक्शन होना चाहिए, और फायरिंग होना चाहिए, और लाठीचार्ज होना चाहिए। कम से कम आज हमारे कानून में ऐसे लिखे गए और अमेंड किए हुए ऐसे सेक्शंस हैं, लागू नहीं किए जाते, मगर कम से कम सेक्शंस हैं जिससे कहते हैं कि जब तक वायलेंस नहीं होता कोई प्रोटेस्ट में, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। अभी वो पाबंदी निकाली गई है। साथ साथ पुलिस को अधिकार दिया गया है बिना वारंट की सर्च करने का। अगर उनको लगता है कि कोई गलत एक्टिविटीज हो रही है कोई भी जगह पे, तो वो सीज कर सकते हैं सामान बिना वारंट। तो आपकी वैसे भी वारंट कैसे निकलते थे, कैसे नहीं निकलते थे हमें पता है, मगर अभी वो भी थोड़ी बहुत पाबंदी निकाली गई है। अगर आप क्लॉज 111(1) को देखेंगे नए वाले कानून में जो आने वाला है, तो उसमें यूएपीए का पूरा डेफिनेशन को और खतरनाक बना करके डाला गया है कि कौन सी चीज़ों पे के ऊपर निगरानी रखी जा सकती है। कोई भी टेरर एक्ट के डेफिनेशन के लिए वायलेंट होना ज़रूरी नहीं है। और अभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे जजमेंट लिखते हैं कि अगर वायलेंस नहीं है तो आप उसको टेरर एक्टिविटी नहीं मान सकते। अभी उसको पलटने का काम ये कानून करेगा। ऐसे 12 चीज़ें हैं दोस्तों ये कानून में। समय थोड़ा सा कम है इसलिए मैं जल्दी मैं बताऊंगी, मगर कुल मिलाने में कि कोई भी पॉलिटिकल ऑपोजिशन और डिसिडेंट के खिलाफ अलग अलग फास्टिंग, अगर आप फास्ट पे जाते हैं, जैसे गांधी गए थे या कई लोग जाते हैं, आज भी हमारे बस्तर में मैंने सुना है कि काफ़ी हंगर फास्ट चल रहे हैं आदिवासी इलाकों में। फास्टिंग हैज बीन क्रिमिनलाइज्ड इन द न्यू लॉ कि आप फास्ट करके प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। मतलब मैं समझ नहीं सकती, जब मैं हर बार इसको पढ़ती हूँ ना तो कुछ नया सूझता है। तो अभी भी हमारी तीसरी या चौथी बार मैंने पूरा पढ़ा है, थोड़ा मुश्किल है पढ़ना, मगर पढ़ते पढ़ते फिर संघ परिवार को कैसे प्रोटेक्ट किया गया है। संघ परिवार को इस तरह प्रोटेक्ट किया है कि जब ये कहा गया है कि टेररिज्म में कोई भी अगर एक्टिविटी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, तो उसको भी टेरर एक्ट माना जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द ही निकाला गया है। तो मतलब हमको पता है, आपको पता है कि कौन सी ताकतें ये देश में हमारे संविधान में नहीं मानती है। तो उनको, वो अगर कुछ करते हैं तो उनको उनका एक्ट टेरर एक्ट नहीं माना जाएगा, अगर वो हिंसक एक्ट करते हैं तो भी। तो इस तरह असेंबली ऑफ पर्सन्स, पुलिस कस्टडी को मैक्सिमाइज किया गया है। तो अब तो आपने पढ़ा ही होगा कि पहले वो ऐसे था कि आपको कुल मिला के पुलिस कस्टडी अगर हो जाती है वो 7 में गिनना पड़ता है, एंड यू कैन नॉट बी सेंट बैक टू पुलिस कस्टडी एक्सेप्ट विदाउट अ सेकंड रिमांड। अभी उन लोगों ने बोले किश्ते में भी पुलिस कस्टडी हो सकती है, और टोटल कम के इतने दिन भी बढ़ाए गए। तो जुडिशियल कस्टडी में भेजने के बाद भी आपको वापस पुलिस कस्टडी में बिना सेकंड रिमांड के लिया जा सकता है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें लाई गई है नए वाले कानून में, जिससे बहुत सारी पुलिस का तो बहुत फोर्सिंग यू टू टेक बायोमेट्रिक्स, मतलब आपके बायोमेट्रिक्स लेके, मतलब बिना कोई कानूनी प्रोसीजर, बिना कोई जुडिशियल प्रोसीजर के आपका बायोमेट्रिक लेने का काम किया जाता है। तो कुल मिलाकर के
ये जो BNS है, भारतीय न्याय संहिता, जो कानून लाया गया है, वो तो सब बाकी सब कानून का माँ बाप हो जाएगा, क्योंकि जुडिशरी के ऊपर भी एग्जीक्यूटिव का प्रेशर ये कानून में लिखा गया है कि अगर कोई जुडिशियल एक्शन पे, अगर एग्जीक्यूटिव सरकार को लगता है कि वो जुडिशियल एक्शन फेयर नहीं था और फेयर का कोई, तो वो जुडिशियल एक्शन को भी खराब ठहराया जा सकता है। मतलब इट इज डेंजरस एट मेनी लेवल्स। एक तरह से ऑपोजिशन के खिलाफ जिस तरह का वेपनाइज हुआ है, पुलिस को पावर देना, रूलिंग सरकार को पावर देना, और साथ साथ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, ऑपोजिशन प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट, जनता के प्रोटेस्ट के खिलाफ अलग अलग हथियार शामिल करना, सिर्फ एक नाम के लिए आपको दिखाना है कि एक ब्राह्मणाइज नाम देखकर आप कह रहे हैं कि ये डी कॉलोनियल, हमने डीकॉलोनाइज किया है कानून को। अगर आप सही रंग में देखें तो इट्स रीब्रिंगिंग अप ऑफ द वर्स्ट काइंड ऑफ कॉलोनियल प्रोविजंस एंड वर्स। तो इसीलिए मैं यहाँ पे, हमारे वकील भाई बहन भी बैठे हैं, उनको मैं विनती करती हूँ कि प्लीज इसको स्टडी करें और इसके खिलाफ भी हमें एक विरोध खड़ा करना पड़ेगा, बार एसोसिएशंस ने खड़ा करना पड़ेगा। मुझे याद है अभी भी कि जब आपातकाल के ज़माने थे, मैं बहुत छोटी थी तब, मगर सारे भारत हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों और छोटे और बड़े शहरों के बार एसोसिएशन ने, जब वो जजमेंट आया था ADM जगदल, उसके खिलाफ बहुत बड़ी आवाज़ उठाई थी। आज मैं अगर देखती हूँ, अफसोस की बात है कि हमारे बार एसोसिएशन खामोश हैं। और मुझे अभी भी याद है, मैंने काफ़ी जूरिस्ट की किताबें पढ़ी हैं कि इफ़ देयर इज़ अ सुपाइन एंड अ सर्वाइल बार, then you will have a supine and a servile judiciary. You cannot expect a strong and independent judiciary if there is a servile and a supine bar. तो मैं विनती करती हूँ, जो अपने आप में अपने वकील कहते हैं, जो एडवोकेट्स हैं, उनको भी, जैसे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में आखिरी तबके में कम से कम वकील शामिल हुए। शुरुआत में तो हमारे आदिवासी थे, किसान थे, छोटे मोटे सब थे, 50, 70, 80 साल उन्होंने संघर्ष चलाया। शहरों में संघर्ष तब नहीं था, मगर इस संघर्ष में जब आया, शहरों में जब संघर्ष आया, तब कम से कम वकीलों ने कुछ अपनी लीडरशिप दिखाई, इस्तेमाल हुए, देर से नहीं मगर हुए कम से कम। मगर इसीलिए इस वक्त हमें वो हमें खामोशी पा रहे हैं वकीलों से, और हर तबके से खामोशी पा रहे हैं। और मुझे लगता है ये खामोशी सबसे खतरनाक है, और खामोशी तोड़ना, आवाज़ उठाना और बिना डर से संगठित होके ये बातें रखना, जैसे हर साल आप ये मेला करके रखते हैं, एक विरोध प्रतिरोध, एक सांस्कृतिक प्रतिरोध, एक पढ़ाई लिखाई का प्रतिरोध, एक सपना देखना कि एक अलग समाज की प्रेरणा रखना नामुमकिन नहीं है। इसीलिए यही एक विनती करके कि अगले 6 महीना, 8 महीना, 2 साल, 5 साल बड़े कठिनाई के होने वाले हैं देश में, और क्या हम सब वो संघर्ष के लिए तैयार है कि नहीं, ये सवाल उठाते हुए मैं आपसे आभार। शुक्रिया।